तो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सभी का आज के इस कैप्सूल क्लास में स्वागत है। ठीक है। और ये कैप्सूल क्लास, जैसा कि पहले ही बताया गया, कि आप लोगों की तैयारी के लिए चला जाता है। आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उनका एक अच्छे से नोट्स बनाकर, एक कॉपी बना के अच्छे से नोट्स तैयार करके उसको याद कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए। तो देखिए, आज का जो कैप्सूल क्लास है हम ले रहे हैं, पंकज सर का थोड़ा हेल्थ इशू है। ठीक है, इसलिए वो ये कैप्सूल क्लास आज की नहीं ले रहे हैं। तो आज के देखिए इस कैप्सूल क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है पहला, ठीक है, पहला देखिए जो क्वेश्चन है ये क्या है। देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। कोई सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है ये बताना है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं ये बताना है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध का कार्य क्या है। प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध है। ठीक है, किसी चालक में जब वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वह क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब यहाँ बात है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो जैसे तार में से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे ही सेल बैटरी के अंदर से भी धारा प्रवाहित होते हुए दूसरे सिरे तक पहुँचती है। तो बैटरी में क्या भरा होता है, सेल में वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे होते हैं। तो इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा जो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है विद्युत धारा के प्रवाह में, वही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें क्या लिखेंगे। देखिए, सेल के अंदर वैद्युत धारा के प्रवाह में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य द्वारा लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, सेल के अंदर वैद्युत धारा के प्रवाह में वैद्युत अपघट्य, जो सेल में पदार्थ भरे होते हैं, रासायनिक पदार्थ, वैद्युत अपघट्य पदार्थ, उनके द्वारा लगाया गया अवरोध क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इसे हम क्या करते हैं, देखिए इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, या तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, या तो क्वेश्चन दे देगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो यही है आपका। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, 2 वोल्ट है। सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, 2 वोल्ट है। तो इस कथन का तात्पर्य क्या है। देखिए, जो वैद्युत वाहक बल होता है उतना ही ऊर्जा सेल क्या करता है, बाह्य परिपथ में भेजता है। कोई भी सेल क्या करता है, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के गति करने के लिए, प्रवाहित होने के लिए क्या करता है, ऊर्जा देता है। और वह कितना ऊर्जा देता है, वैद्युत वाहक बल के बराबर। जितना किसी सेल का वैद्युत वाहक बल होगा उतना ही वह क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये कह रहा है कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इसका क्या तात्पर्य है। वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, मतलब यह बाह्य परिपथ में क्या करेगा, 2 वोल्ट का क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, या तो ऊर्जा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। देखिए
2 वोल्ट है। ठीक है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का भाग देकर। तो हम सिंपल सा लिख देंगे 2 वोल्ट है, तो हम लिख देंगे इसका अर्थ, इसका अर्थ यह है कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है? 2 वोल्ट है। ठीक है, जितना विद्युत वाहक बल होता है किसी सेल का, उसी के बराबर वो क्या करता है? ऊर्जा देता है, उसी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मिश्रित क्रम में, देखिए अगला क्या है, मिश्रित क्रम में सेलों के संयोजन में अधिकतम धारा की क्या शर्त है? देखिए मिश्रित क्रम जब हम करते हैं, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन करते हैं, तो इससे अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी? अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए अधिकतम धारा मिश्रित क्रम में तब मिलती है जबकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तब क्या होता है? अधिकतम धारा प्राप्त होती है। तो देखिए हम लिखेंगे मिश्रित क्रम में सेल के संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बाह्य प्रतिरोध के बराबर रहेगा, तभी क्या होगा? अधिकतम धारा प्राप्त होगी, तभी उसमें से क्या होगा? हमें अधिकतम धारा मिलेगी। मतलब कैपिटल आर ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसमें कैपिटल आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध है, परिपथ का प्रतिरोध। और स्मॉल आर अभी हम बताए हैं पहले ही क्वेश्चन में, इसी क्लास में, कि स्मॉल आर से हम किसको व्यक्त करते हैं? आंतरिक प्रतिरोध को। तो बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के जब बराबर होगा, तब हमें क्या होगा? अधिकतम धारा प्राप्त होगी, तब हमें अधिकतम धारा मिलेगी। कब? जब मिश्रित क्रम में जोड़ा गया होगा सेल, मतलब श्रेणी और समांतर दोनों का मिक्स करके। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? ठीक है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? देखिए प्रथम नियम यह है कि किसी भी संधि पर अगर कोई परिपथ है तो उसमें 2 3 4 तार जुड़े होंगे, 5 6 जितने भी जुड़े हों, तो जहां पर तार जुड़े होंगे उस जगह पर सभी तारों में से मिलने वाली धारा का जो योग होगा वो क्या होगा? 0 होता है। ठीक है, योग क्या हो जाएगा? 0 होगा, वो भी बीजगणितीय योग। मतलब बीजगणितीय योग देखिए 3 प्रकार से हम योग करते हैं। एक तो सदिश राशि रहती है, उसका अलग ही होता है, उसका कास थीटा के हिसाब से होता है, दिशा के अनुसार। और बीजगणितीय योग जो होता है ये प्लस माइनस के अनुसार होता है। प्लस है तो प्लस लगाकर करेंगे, मतलब घटा सही जोड़ देंगे, और यदि माइनस लगा है तो माइनस के साथ करेंगे, उसे घटा देंगे। कहेंगे जोड़ रहे हैं लेकिन माइनस चिन्ह के कारण उसे क्या करेंगे? घटा ही देंगे। ठीक है, तो हम देखिए ये लिखेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का
धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, यही क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। मतलब इसको हम गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल 0। आई का मतलब धारा हो गया, समेशन का मतलब क्या हो गया, योग हो गया। ये क्या होता है, 0 के बराबर। जैसे देखिए, अगर हम एक परिपथ देखिए, सामान्य परिपथ, ठीक है, इस प्रकार है। देखिए I1 I2 I3 और I4, ये देखिए 4 धारा है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए इसमें किरचॉफ के नियम से अगर हम देखेंगे तो देखिए I1 क्या हो रहा है, यह संधि की ओर जा रहा है, संधि में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा I1। अब देखिए I2 क्या हो रहा है, यह संधि से बाहर निकल रहा है, दूर निकल रहा है, मतलब उससे दूर जा रहा है, तो उसी में से कम होगा ना, तो माइनस लग जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, I2। अब देखिए I3 भी क्या है, ये भी संधि से क्या होता है, दूर जा रहा है, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा I3। और ये देखिए क्या है, I4, ये भी संधि में जा रहा है, मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I4 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं I1 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। मतलब इसका क्या हो जाएगा, संधि के पास आने वाली धारा का योग बराबर क्या होता है, संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के। ठीक है, संधि से देखिए यही है ना कि इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0। तो बीजगणितीय योग मतलब जो संधि की ओर आ रहे हैं वो क्या होंगे, प्लस में होंगे, और जब संधि से दूर जा रहे हैं माइनस में होंगे। तो संधि के पास आने वाली धारा का योग बराबर क्या होता है, संधि से दूर जाने वाली धारा के योग। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए। संतुलन सिद्धांत की शर्त में देखिए क्या होता है, इस देखिए संतुलन की स्थिति में हम लिखेंगे, संतुलन में चारों भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात इस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए व्हीट स्टोन सेतु में क्या है, इसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक क्या बनाया जाता है, चतुर्भुज बनाया जाता है। ठीक है, मतलब 4 भुजा रहेंगे, 4 प्रतिरोध हो जाएगा। और जब यह संतुलन की स्थिति में हो जाएगी, संतुलन की स्थिति हम कहते हैं जब क्या होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में जो उसके विकर्ण पे गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, एक विकर्ण पे सेल जोड़ेंगे और एक विकर्ण पे क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा धारा के प्रवाह के कारण भी, तब इसे क्या कहते हैं, संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति में देखिए 4 प्रतिरोध इसमें होते हैं, PQRS। तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, P/Q इज इक्वल R/S। ये इसका क्या हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में ये अनुपात हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका होमवर्क आ गया HW, जो कि बहुत ज़रूरी है। होमवर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको अगर अच्छे से तैयार करके अच्छा नंबर लाना है तो आपको करना क्या है, रेगुलर क्लास करके जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उसको आप एक नोट्स बनाकर तैयार करके, ठीक है, नोट्स अच्छे से तैयार करके उसको रिवीजन करेंगे। और जो HW क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। HW में जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति में क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, वो भी किस में, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, ये आपको करना है।
और उसके बाद देखिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर, ओम मीटर इनवर्स या ओम मीटर। ठीक है, यहाँ इनवर्स है, ये भी इनवर्स है माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है सही, इसका आपको क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये आज के आपके कैप्सूल क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, इसके आगे का। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और रेगुलर क्लास आप लोग अटेंड करिए। एक दिन अटेंड करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, फिर करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपका एक सीरियल वाइज से पूरा तैयार करवाया जा रहा है। बीच में छोड़ देंगे, फिर वो आपका जब गैप हो जाएगा, छूट जाएगा, तो उसके बाद वाला भी नहीं समझ में आएगा। पहले का नहीं समझे रहेंगे तो बाद का भी नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वाले नेक्स्ट ठीक है लेक्चर में।